हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर का लघु उत्तर यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। पूरे 13 प्रश्न का आज हम उत्तर जानेंगे। ठीक है, तो आप बस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिया, क्योंकि ऐसी तरह दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न आपको चाहिए होंगे तो मैं उसके डालूंगा, तो आप उसके जो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और ऐसे करके मैं दूसरे का भी करूँगा तो उसका भी जाएगा। इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, वरना था आपकी मर्जी, अब नहीं भी करोगे तो आपकी दिक्कत होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो इसके आंसर कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे कि जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति तथा शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण आदि क्रियाओं हेतु पोषण की आवश्यकता अनिवार्य है। ठीक है, तो इस कुछ आंसर को इतना आपको लिख लेना होगा, इसमें कोई कटवट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ही लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं इसी का दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा है कि पोषण की परिभाषा दे। राइट, पोषण की परिभाषा दे। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, मतलब खाते पीते हैं और उनका उपयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में, तो उसे पोषण कहते हैं। आगे चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन कि स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि सभी हरे पादप, पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे, में स्वपोषण विधि पाई जाती है, जिसके लिए आवश्यक तत्व हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, और H2O यानी कि जल, और क्लोरोफिल। ये चारों इम्पोर्टेंट हैं एक स्वपोषण पेड़ पौधे के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि परपोषण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर किसी न किसी रूप से निर्भर रहते हैं उसे परपोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है खाने के लिए, उसी को परपोषण जीव कहते हैं, परपोषण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पांचवा नंबर प्रश्न कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, वैसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं, जिसमें जीव जंतु दूसरे के शरीर से या फिर पेड़ पौधे से अपना भोजन का उपाय करते हैं। आगे चलते हैं छठा नंबर सवाल है कि परजीवी पोषण क्या है? ठीक है, परजीवी पोषण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कि परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में से रहकर उससे अपना भोजन की प्राप्ति करता है, उसे उस प्रकार की पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद से आपको ये लिखना है कि उस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। तो आपको बस इतना लिख लेना होगा। उसके बाद चलते हैं इसी का सातवां प्रश्न है, ये है कि प्राणिसम पोषी जीव किसे कहते हैं? ठीक है, प्राणिसम पोषी जीव किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणिसम पोषी यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेंगे मेढक, मनुष्य, अमीबा और इत्यादि। एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं आठवां प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण से यानी कि फोटोसिंथेसिस से आप क्या समझते थे? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, CO2 तथा क्लोरोफिल से संयोग कर भोजन तैयार करते हैं, जिसमें CO2 मुक्त होता है, O2 मुक्त होता है। और एक इसने बोला है और इसका एक समीकरण भी लिख लेते हैं। देखिए 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये और प्रोडक्ट बन रहा है कि 6C6H12OH6 + 6O2 प्लस अधिक मात्रा में जल, और ये है ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद आपको और भी कुछ लिखना है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे लिखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल कार्बनिक अणु CO2 और जल को रासायनिक में सूत्र में H2O के नाम से जानते हैं, जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया भी है। ठीक है,
ये आपको लाइन याद रखना है कि एक रासायनिक प्रक्रिया भी है जिसमें O2 मुक्त होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर की ओर। 9th नंबर सवाल है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। अब भाई पत्तियाँ भी प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाती है, इसलिए प्रश्न ऐसा पूछा हमसे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पत्तियों में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हर रंग का वर्णक जिसे पर्ण हरित या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य प्रकाश यानी कि प्रकाश संश्लेषण में अति आवश्यक तत्व है, जिसके कारण CO2 तथा जल पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, अतः पत्तियां प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन आंसर समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर, जो है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, तो हम इससे समझते हैं कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन का आंसर का। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाता है। और पैराग्राफ आपको यहाँ चेंज करना है, उसके बाद लिखना है कि पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यंत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचयी क्रिया है जिससे आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप पूरा लिखना है। ठीक है, इसमें सभी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको भी कट करके आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये 3 नंबर या फिर 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा का मतलब होता है मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके नाम भी हमें लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी यानी कि 2, एक जोड़ी में 2 और एक जोड़ी में 2, ऐसे करके 6, मतलब 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पैरा का है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरे का नाम है सबमैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा है कि सबलिंगुअल ग्रंथि। ठीक है, इसको इंग्लिश में पैरोटिड ग्लैंड, इसको सबमैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं और इसको सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम भी लिखना है। ठीक है, आमाशय में भोजन का पाचन भी होता है, वही पूछ रहा है कि मनुष्य में आमाशय 3 भागों में बांटा गया है। इसका आंसर है मनुष्य में आमाशय 3 भागों में बांटा गया है। अग्रभाग, जिसको इंग्लिश में कार्डियक भी बोलते हैं, फाइलोरिक भाग, ये पिछला भाग है, और बीच वाला भाग को बोलते हैं फुडलिक भाग। ठीक है, आप तीनों समझ चुके हैं, तीनों के नाम है ये। आगे चलते हैं 3rd नंबर लास्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, ये बोल रखा है कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। देखिए, इससे 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि पूछ सकता है कि आपको मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन में दे देगा 6, 4, 10, 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 मीटर होती है। और देखिए, इससे एक और प्रश्न पूछता है कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भाग होते हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा 3 भाग। ठीक है, ये नहीं पूछ सकता है, लेकिन मैं अपने से बता दे रहा हूँ आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा कि छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर है, जो मैंने अभी आपको बताया, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ठीक है, यही तीनों है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और आगे वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करा देंगे आपको।